ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द्रयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यान् तं त्रोटकं वार्तिकारमन्यान्नस्मद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि। संस्कृतम भारतम की शास्त्र श्रृंखला पर आयोजित इस संस्कृत वांग्मय में विज्ञान विषयक चर्चा के संस्कृत वांग्मय में गणित जो प्रथम अध्याय पर प्रतिपादित है उसकी श्रृंखला में हमारा आज का व्याख्यान गणित शास्त्र की आचार्य परंपरा पर प्रारंभ होगा। हमारे यहां आचार्यों का बहुत ही महत्व रहा। किसी भी प्रकार की ज्ञान के अनुशीलन के लिए, किसी भी प्रकार की विद्या के ग्रहण के लिए, किसी प्रकार के अध्ययन, किसी प्रकार के कार्य के लिए बिना गुरु के उसका महत्व नहीं माना गया। हर चीज आचार्य इसको निरुक्त कार्यास्क ने आचारम ग्रहणोति आचारश्चिनोति सह आचार्य ये कहा। तो ऐसी परंपरा में आचार्यों का योगदान क्या होता है, आचार्य किस लिए होते हैं। आचार्यों का मतलब यह होता है कि जो विद्या का प्रारंभ करता हो। आचार्य की श्रेणी में हर वह व्यक्ति आता है जो हमें शिक्षा देता है, हर वह व्यक्ति, हर वह वस्तु हम उसको मानते, किंतु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमको प्रकाश की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर। कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो हमें तम अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वह हमारा गुरु होता है, वह हमारा आचार्य होता है। ऐसी परंपरा में हमारे यहाँ गणित शास्त्र का जो प्रारंभ हुआ, जो गणित शास्त्र की जो परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ, वह जिन आचार्यों पर हुआ, आज उनकी चर्चा का प्रारंभ किया जाएगा। उसकी चर्चा को प्रारंभ करते हुए गणित शास्त्र की आचार्य परंपरा क्या रही, इसको हम देखते हैं। तो देखिए, गणित शास्त्र की आचार्य परंपरा। सर्वप्रथम आते हैं गणित शास्त्र में, जैसा आप सभी जानते हैं गणित शास्त्र में आर्यभट्ट प्रथम का नाम आता है। तो कहा गणित शास्त्र का परम विकास तथा स्वर्णिम प्रगति आर्यभट्ट प्रथम से प्रारंभ होती है। इनका जन्म पटना के आसपास कुसुमपुर में 476 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिए, इनका जन्म पटना के आसपास कुसुमपुर में 476 ईस्वी में हुआ था। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो आज भी उपलब्ध होता है वह है आर्यभट्टीयम, अर्थात आर्यभट्ट का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह है आर्यभट्टीयम। इसकी रचना पद्धति वैज्ञानिक है, जिसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो 2 पाद गणित विषयक तथा खगोल विषयक हैं। इसमें अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति के 33 सूत्रों के नाम दिए हैं। और इनकी जो प्रमुख उपलब्धियां हैं वो इस प्रकार हैं। क्या है देखते हैं। सबसे पहली है संख्या लिखने की अनोखी रीति का निर्माण। यह कहा कि क से प्रारंभ करके वर्ग अक्षरों को वर्ग स्थानों और अवर्ग अक्षरों को अवर्ग स्थानों में व्यवहार करना चाहिए। जैसा आज हम लिखते हैं, जो भी संख्या होती है, जो भी प्रतिपाद्य विषय होता है, उसको एक वैज्ञानिक रूप से लिखने का जो कार्य होता है वह यही होता है। क्या कि उसके निर्माण के लिए यह कहा कि सबसे पहले उसको अक्षरों को वर्ग और वर्ग के स्थानों पर लिखना चाहिए, और इसमें अंगा और मां मिलकर यह होता है वर्ग और अवर्ग स्थानों के अंत के पश्चात दोहरानी चाहिए। इकाई, सैकड़ा, 10,000, जिसको आज वंश, टेंस,
थाउजेंड इस तरह बोलते हैं। तो वैसे में इकाई, सैकड़ा, 10,000 व 10 लाख आदि विषम स्थानों को वर्ग स्थान और दहाई, हजार, लाख आदि स्थानों को अवर्ग स्थान कहते हैं। उदाहरण के लिए लिखा, का को 1 किया, खा को 2 किया, गा को 3 किया, घा को 4 किया, अंगा को 5 किया, चे को 6 किया, 6 को 7 किया। ऐसे करके आजकल के जो रीजनिंग मेथड है, आजकल का जो कूट संख्याओं को दे दिया जाता है कि ऐसे इस स्थान पे ए बी सी को मान लिया, जैसे ए पी क्यू दे दिया, अभी किस स्थान पे आ रहा है, वो आजकल की जो गणना है इसको प्रारंभ जो किया था वो आर्यभट्ट ने किया था। और इसी प्रकार इनकी पहली जो हुई संख्या लिखने की अनोखी रीति का निर्माण हुआ। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार झा को उन्होंने 9 कहा, या को 10 कहा, ट को 11 कहा। ये सारी चीजें जो है पूरा आपकी आ रही हैं। आ बराबर 1 कहा, ई बराबर 100 कहा, उ बराबर 100 का स्क्वायर कहा, री बराबर 100 का क्यूब कहा, ली बराबर 100 की पावर 4 कहा। ऐसा आप देख रहे हैं कितना सुंदर निरूपण किया गया है, कितना बेहतरीन, कितना आकर्षक और कितना वैज्ञानिक रीत ये निर्माण का ये है। ये इनकी पहला आर्यभट्ट का पहला जो हमको समझ में आता है कॉमन चीज, वो ये है कि संख्या लिखने की अनोखी परंपरा जो आपने देखा। इसी प्रकार आता है पाई का सूक्ष्म मान। पाई का सूक्ष्म मान, पाई जो एक आज पाई वैल्यू है उसका सूक्ष्म मान इन्होंने कहा था 2 अयुत, है ना। 2 अयुत, अयुत मतलब होता है, देखिए कितना है, ये आपका दिया है 20,000 दिया हुआ है, और इस एक अयुत में 10,000 पीछे बताया गया था संख्या में कि किसको किसको क्या क्या कहा जाता है। तो उसको कहा कि 2 अयुत विषकंभक व्यास वाले वृत्त की परिधि का आसन्न मान 62,832 होता है। अर्थात 2 अयुत 20,000 अर्थात 2 अयुत विषकंभक व्यास वाले वृत्त की परिधि का आसन्न मान 62,832 होता है। अब देखिए 2 अयुत को जो विषकंभक कहा, विषकंभक व्यास कहा, तो इसको हमने किया, इसका मान दे दिया, और इसको मान निकालने के लिए हमने इसको इतने से डिवाइड कर दिया। 62,832 बटे 20,000। अब देखिए 20 9 60, तो 3 आ गया, 0.1416 इक्वल टू पाई, यानी पाई की वैल्यू सबसे पहले आर्यभट्ट ने जो एक सबसे सूक्ष्म मान दिया 3.14, इसका प्रतिपादित ऋग्वेद में है, किंतु इनको जो निरूपित किया उस सूक्ष्म मान सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। इसी प्रकार वर्गमूल की संक्षिप्त पद्धति जो है उसको देखिए क्या कहा कि वर्गमूल की संक्षिप्त पद्धति, वर्गमूल को कैसे निकालते हैं इसके लिए स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं आजकल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लिए क्या व्यवस्था आई, कहा भागम हरेद वर्गा नित्यम द्विगुणेन वर्गमूलेन वर्गाद अवर्गे शुद्धे लब्धम स्थानांतरे मूलम। समझिए, भागम हरेद वर्गा नित्यम द्विगुणेन वर्गमूलेन वर्गाद वर्गे शुद्धे लब्धम स्थानांतरे मूलम। अर्थात अंतिम वर्ग स्थान में से, अंतिम वर्ग स्थान में से बड़ी जो वर्ग संख्या घट जाए, अंतिम वर्ग स्थान में से बड़ी जो वर्ग संख्या घट जाए उसे घटा दो। क्या कहा, अंतिम वर्ग स्थान में से बड़ी जो वर्ग संख्या घट जाए उसे घटा दो। सर्वदा वर्गमूल के 2 गुने से अवस्थित को भाग दो, भाग करने से प्राप्त लब्ध के वर्ग को आगे के वर्ग स्थानों से घटाओ। पृथक पंक्ति में रखी हुई संख्या वर्गमूल को सूचित करती है। इस प्रकार इन्होंने वर्गमूल की संक्षिप्त पद्धति को एक भागम हरेद वर्गा नित्यम द्विगुणेन वर्गमूलेन वर्गाद वर्गे शुद्धे लब्धम स्थानांतरे मूलम, यह कह करके वर्गमूल की संक्षिप्त पद्धति का प्रतिपादन किया। अब आगे आता है घनमूल।
जैसे आपने स्क्वायर रूट देखा, वैसे ही घनमूल को क्यूब रूट आज की भाषा में इंग्लिश में बोला जाता है। इसमें कहा अंतिम घन स्थान में से सबसे बड़ी संख्या घटाओ, उसके बाद द्वितीय अघन स्थान से आरंभ करके जो संख्या बाईं ओर हो उसे घनमूल के वर्ग के तिगुने से भाग दो। इसके बाद प्रथम घन से आरंभ करके बाईं ओर जो संख्या हो उनमें से त्रिगुणित घनमूल के गुणन फल को तथा अगले घन स्थान से लब्धि घन स्थान को घटाओ। इसी प्रकार इन्होंने त्रैराशिक नियम दिया। त्रैराशिक नियम भी इंपॉर्टेंट है। यह कहा त्रैराशिक के प्रश्नों में फल राशि को इच्छा राशि से गुणा करना चाहिए और प्राप्त गुणनफल को प्रमाण राशि से भाग देना चाहिए। इस प्रकार भाग करने से जो लब्धि प्राप्त होती है वही इच्छा फल है। ना इस प्रकार अंकगणितियों के साथ ही साथ जो बीज गणित का इन्होंने दिया वो है दो, यह कहा जैसे दो वणिकों के पास कुछ गायें तथा कुछ नकद रुपया है। कुछ दो वणिकों के पास, दो बनियों के पास कुछ गायें हैं और कुछ नगद कैश राशि है, कुछ नगद रुपया है। पहले के पास 100 रुपया है तथा 6 गायें हैं और दूसरे के पास 60 रुपया व 8 गायें हैं। यदि दोनों की धनराशियां जिसमें गायों का मूल्य भी सम्मिलित है बराबर हो तो दोनों के पास कुल कितनी संपत्ति है ना। आज का अगर जो x + y² या जो हम चर और अचर राशियों के मध्य अंग्रेजी संख्याओं को निरूपित करते हैं तो वह भारतीय संहिता में आपने देखा था कि अभी पीछे काक बराबर 1, खा बराबर 2, जो आज हम a को b को मानते हैं, उन्होंने पहले से निश्चित कर दिया था कि किसको कैसे क्या करना है। कहा अब इसको कैसे निकालेंगे, इस सवाल को देखिए, इसका हल देखिए। कहा पहले के पास 100 रुपए हैं तो 100 लिख दिया, प्लस 6 गायें हैं तो 6 को या लिख दिया, और 60 धन 8 या दूसरे के पास 60 और 8 गायें हैं, गाय को या लिख दिया। या लिखने पर पहले वाले के पास 6 गायें हैं तो 6 या हो गया, दूसरे वाले के पास 8 गायें हैं तो 8 या हो गया। अब इसमें देखिए ये जो 6 या है और 8 या है, जब ये इधर आ जाएगा तो इसमें से क्या होगा, 2 या बराबर 40 और या बराबर 20, उत्तर बराबर आ गया 220। समझिए ये 8 या और 6 या है। 8 या जब इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 2 या बचेगा। 100 प्लस में इधर जाएगा, 100 माइनस 60 हो जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 2 या बराबर 40 आ रहा है तो ये आपका या बराबर 20 होगा और उत्तर 220 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके इन्होंने आपका बीज गणितीय प्रक्रियाओं का भी आपको समाकलन किया। इसके साथ ही साथ रेखा गणितीय प्रक्रियाएं, जिसमें आपका आता है कहा यथा परिधि के छठे भाग की ज्या उसकी त्रिज्या के समान होती है, इसी प्रकार यदि वृत्त का व्यास 20,000 हो तो उसकी परिधि 62,832 होती है आदि। इसके अतिरिक्त आर्यभट्ट ने वर्ग क्षेत्र, घनमूल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, शंकुगोल एवं कणों के संपात आदि को भी निरूपित किया। क्या क्या आर्यभट्ट ने वर्ग क्षेत्र, घनमूल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, शंकु, गोल एवं कर्णों के संपात आदि के साधारण नियम भी दिए हैं। इसके बाद दूसरे व्यक्ति आते हैं ब्रह्मगुप्त जी। ब्रह्मगुप्त जिनका 598 से 668 ईस्वी पूर्व माना जाता है, यह भारतीय परंपरा के महान गणितज्ञ थे। इनका कार्य क्षेत्र उज्जैन था। ध्यान रखिए, कार्य क्षेत्र इनका उज्जैन था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही अपने ग्रंथ, इनके ग्रंथ का नाम है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की रचना की। इस ग्रंथ में 21 अध्याय हैं, अर्थात ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में 21 अध्याय हैं, जिनमें 2 अध्याय गणित पर तथा शेष ज्योतिष संबंधी हैं। इन अध्यायों में अंक गणित, बीज गणित तथा ज्यामिति के सूत्र हैं और टी ओलेरबुक ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। ये एक अंग्रेजी लेखक है, टी ओलेरबुक ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, जो कि 1917 में लंदन से प्रकाशित हुआ। इनके अनुसार संकलित आदि गणित की 20 क्रियाओं तथा 8 व्यवहारों को जो जानता है वही गणक है। अर्थात गणित की 20 क्रियाएं हैं। कौन कौन सी इनके
ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा। अभी आगे मिलेगा आपको 20 क्रियाओं तथा 8 व्यवहारों को जो जानता है वही गणक है। क्या क्या है वो? परिकर्म विंशति मिमाम संकलिताद्याम पृथक विजानाति अष्टौ वा व्यवहारान छायांतान भवति गणकः सः। क्या लिखते हैं कि परिकर्म विंशति इमाम, अर्थात परिकर्म विंशति इमाम, जो परिकर्म की जो क्रियाएं हैं अर्थात कितनी? विंशति इमाम, इन 20 क्रियाओं को संकलिताद्याम पृथक विजानाति, और उनको जानता। अष्टौ वा व्यवहारान, और 8 जो व्यवहार हैं इनको छायांतान व्यवहारान, जो जानता है। भवति गणकः सः, वही गणक है। कौन है भाई 20 परिकर्म तथा 8 व्यवहार? कहा परिकर्म है संकलित, इंपॉर्टेंट है। परिकर्म के अंतर्गत जो आता है वह है संकलित, व्यवकलित, प्रत्युत्पन्न, भागहार, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, भाग जाति, प्रभाग जाति, भागानुबंध जाति, भागापवाह जाति, भाग माता जाति, त्रैराशिक, व्यस्त त्रैराशिक, पंचराशिक, सप्तराशिक, नवराशिक, एकादश राशिक तथा भांड प्रतिभांड। यह 20 परिकर्म हैं। मॉडर्न मैथमेटिक्स में इनके नाम बदले जा सकते हैं, किंतु इनके व्यवहार की, इनके संकलन की, इनकी गणना की विधि को नहीं बदला जा सकता। वह ठीक ही शब्द रूप वैषम्यता हो सकती है, शब्दों को बदल करके एक नए शब्द पर एक नए शब्द के द्वारा दिया जा सकता है, किंतु जो इसका मूलानुबंध है, जो इसका मूल प्रतिपाद्य है, जो इसके व्यवहार की विधि है, वह प्रथम यही है। अर्थात जो बीज है, जो आधुनिक परिगणना का सीमांकन का स्रोत है, वह यही है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। यह निर्विवाद है, यह निश्चित है। फिर दूसरा आता है व्यवहार। व्यवहार के जो आपने 20 परिकर्म देखे, संकलित, व्यवकलित, प्रत्युत्पन्न, भागहार, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, भाग जाति, प्रभाग जाति, भागानुबंध जाति, भागापवाह जाति, भाग माता जाति, त्रैराशिक, व्यस्त त्रैराशिक, पंचराशिक, सप्तराशिक, नवराशिक, एकादश राशिक तथा भांड प्रतिभांड। यह आपके 20 परिकर्म हुए। और व्यवहार की जो बात की जाती है उसमें आते हैं 8 व्यवहार आपके: मिश्रक, श्रेणी, क्षेत्र, खात, चिति, क्राचिक, राशिक और छाया। यह आपके 8 व्यवहार है। और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में आचार्य ब्रह्मगुप्त ने कहा, इन 20 परिकर्मों को और 8 व्यवहारों को जो नहीं जानता वह गणक नहीं है, और जिनको जानता है वही आज की डेट में वही मैथमेटिशियन इज विच पर्सन दैट इज नोन टू ऑफ 20 परिकर्म एंड 8 व्यवहार इज आल्सो नोन एज स्पेशलिस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये हो गया। और बीज गणित पर सर्वप्रथम ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का कुट्टक अध्याय मिलता है। अभी आपको जब इसकी भूमिका बताई गई थी तो वहां पर कुट्टक की बड़ी चर्चा हुई थी। कुट्टक है ना, क्या है कुट्टक? उस समय कुट्टक समीकरण को आज की लैंग्वेज में कह सकते हैं इनडिटरमिनेट इक्वेशन जिसको कहते हैं, के साधन को अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता था। बीज गणित को कुट्टक कहा गया। कुट्टक बीज गणित है जो आज हमारी इनडिटरमिनेट इक्वेशन, इनडिटरमिनेट वैल्यू है, जिसको आज प्रेजेंटली हम एलजेब्रा कहते हैं, उसका हमारे यहां कुट्टक पद्धति का प्रयोग किया जाता था। और भूमिका के समय मैंने बताया था, इस कुट्टक पद्धति के द्वारा चीन के कुछ लोगों ने महान कार्य कर लिए हैं, लोगों को परेशान करने का भी कार्य कर लिया है। उन्हीं सारी गणनाओं के द्वारा वो तमाम जो अच्छे बुरे सब कार्य कर रहे हैं, वह उस कुट्टक समीकरण का बहुत महत्वपूर्ण, उस पर एक बहुत ही गोपनीय चीजें हैं जिसको उन्होंने उद्घाटित किया है। और हमारे यहाँ इस कुट्टक समीकरण को, अभी नाम किसी बोलिए तो पहले मुस्कुराएगा, कुट्टक, अच्छा कुट्टक। तो ये कुट्टक कोई और नहीं, आधुनिक अलजेब्रा है, जिसको कहा गया, क्या कहा गया? अव्यक्तांतरभक्तम व्यस्तम रूपांतरम समय अव्यक्तः। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में कहा गया कुट्टक के विषय में, अव्यक्तांतरभक्तम व्यस्तम रूपांतरम समय अव्यक्तः, अर्थात अचरों के अंतर को गुणांकों के अंतर से भाग देने पर अव्यक्त का नाम व्यक्त हो जाता है। अर्थात अव्यक्तांतरभक्तम व्यस्तम रूपांतरम समय अव्यक्तः,
अर्थात अचरों के अंतर को गुणांकों के अंतर से भाग देने पर अव्यक्त का नाम व्यक्त हो जाता है। जैसे का या प्लस खा बराबर गए, का या प्लस खा बराबर गए, और बराबर इसको भी करेंगे गाया को तो घा हो जाएगा। या इक्वल टू क्या हुआ, घ माइनस खा बाई का माइनस गा इक्वल टू या, है ना। क्या कहा, अव्यक्तांतर भक्तम, का या खा, का या को का में जोड़ा तो खा हो गया, गा में या को जोड़ा तो घा हो गया, अर्थात या में जो वैल्यू रही पहले वाली या दोनों जोड़ करके उसके आगे वाली वैल्यू आ गई। जैसे a प्लस बी है, उसी प्रकार का या में खा जोड़ा तो गा आ गया। अगर हमको गा की वैल्यू निकालनी है तो हमको का और या प्लस खा बराबर गए। अब यहां पर गा का वैल्यू कितनी हुई, गा की वैल्यू हुई का प्लस या। इसी प्रकार जब गा में या जुड़ गया तो घा हो गया, उसके गा के आगे क्या आता है, घा ही तो आता है। तो का या प्लस का बराबर गए और बराबर घा, तो या बराबर घा माइनस का बाई का माइनस गा। ये आपका जो आज का a प्लस बी जो आपकी एल्जेब्रा है, यह हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुट्टक नाम से रही। यह कुट्टक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है, जो चीन के जो लोग हैं वह इसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों करते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। इसको हम हमारे ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में कहा गया, अव्यक्तांतर भक्तम व्यस्तम रूपांतरम समय अव्यक्तः। अचरों के अंतर को गुणांकों के अंतर से भाग देने पर अव्यक्त का नाम व्यक्त है। यह ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की बात हुई। इसी प्रकार इन्होंने समखात प्रिज्म, जान लीजिए प्रिज्म का नाम, प्रिज्म का हिंदी नाम शायद कोई नहीं जानता कुछ विद्वान होंगे जो जुड़े हैं, क्योंकि भारतवर्ष के महान विद्वान जुड़े हुए हैं। तो ये प्रिज्म का जो नाम है वो यहां पर समखात दिया हुआ है, समखात प्रिज्म। सूची को कौन कहते हैं, पिरामिड की हिंदी जो है वह सूची है। इनके घनफल यानी जो आपका क्यूब रूट है उसके निकालने का नियम बताया। ब्रह्मगुप्त ने गुणोत्तर श्रेणी के योग के नियम दिए। इस उदाहरण में धन अंतिम पद के लिए, गुण सार्व अनुपात के लिए तथा गुणधन कॉमन रेशियो के लिए प्रयुक्त हुए हैं। देखिए कहा श्रेणी योग कैसे है, तो कहा कि आ माइनस गु स माइनस 1 गुणे गु माइनस आ बाई गु माइनस आ माइनस गु पावर स माइनस 1 बाई गु माइनस 1। यहां अंत धन आ गु माइनस 1 है। इसको आप आज के उसमें, आज की जो हमारी अलजेब्रा है उसमें कुछ यूं ही आप जो देखते हैं, तो उसकी गणना ये है कि आज की जो क्वांटिटी है, आज की जो वैल्यू है वो आपकी अंग्रेजी भाषा की है, इसमें ऐसी वाली वैल्यू है। इसी प्रकार यूक्लिड का प्रमेय जो यूक्लिड थ्योरम क्या कहा, यदि दो जीवाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हों तो एक के अंतःखंडों की गुणा दूसरे के अंतःखंडों की गुणा के बराबर होती है। इस चित्र के अनुसार क्या कहा, यदि दो जीवाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हों तो एक के अंतःखंडों की गुणा दूसरे के अंतःखंडों की गुणा के बराबर होती है। इस चित्र के अनुसार का खा गुणे खा गा इक्वल टू च खा गुणे खा छ। ये आपका चित्र देखिए, यहां पर क्या है, कहा इस चित्र में देखिए, ऊपर करता हूं, कहा ये आपका यदि दो जीवाएं, यूक्लिड की प्रमेय जो है, कहा यदि दो जीवाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हों तो एक के अंतःखंडों की गुणा दूसरे के अंतःखंडों की गुणा के बराबर होती है। आप यहां पर देख रहे होंगे इस चित्र में क्या कहा, का खा है, का खा गुणे खा गा इक्वल टू चा खा गुणे खा छा। यह जो प्रमेय है इसको यूक्लिड थ्योरम के नाम से मॉडर्न टाइम में जाना जाता है। इसी प्रकार पाइथागोरस थ्योरम, आधुनिक जो मैथमेटिक्स के छात्र हैं पूरे भारतवर्ष के,
जो केजी से लेकर के पीजी तक जो मैथ पढ़ना की इच्छा रखते हैं, जो स्पेशलिस्ट मैथमेटिशियन हैं, पाइथागोरस प्रमेय का नाम जानते हैं। इस पाइथागोरस प्रमेय का जो समय है वह हमारे शुल्व सूत्रों के समय से, शुल्व काल से ही भारत में आ गया था, किंतु ब्रह्मगुप्त ने इनको और अच्छी तरह से बताया और प्रारंभ किया इसको। तो देखिए क्या कहा पाइथागोरस प्रमेय में, कहा कर्ण कृते कोटि कृतिम विशोध्य मूलम भुजो भुजस्य कृतिम प्रोह पदम कोटि कोटि बाहु कृत युति पदम कर्ण कर्ण कृते कोटि कृतिम विशोध्य मूलम भुजो भुजस्य कृतिम प्रोह पदम कोटि कोटि बाहु कृत युति पदम कर्ण। अर्थात कर्ण स्क्वायर माइनस कोटि स्क्वायर इक्वल टू भुज स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस भुज स्क्वायर इक्वल टू कोटि स्क्वायर, कोटि स्क्वायर प्लस भुज स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। यह तीन जो आपके बनते हैं, यह क्या है पाइथागोरस के सिद्धांत में, जिसको साइन टेन और कॉस के नाम से जाना जाता है, यही है कर्ण स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू भुज स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस भुज स्क्वायर इक्वल टू कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर प्लस भुज स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। साइन कॉस टेन, जिसको कॉसेस कॉट के रूप में उसका पलट दिया जाता है, इसी को उल्टा कर देंगे कोट स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर इक्वल टू भुज स्क्वायर, ऐसे करके। तो यह जो सिद्धांत है साइन और कॉस और टेन का, वह आपका यही है कि कर्ण स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू भुज स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस भुज स्क्वायर इक्वल टू कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर प्लस भुज स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। इसी प्रकार इन्होंने चतुर्भुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या निकालने का भी नियम बताया। इसके बाद के आचार्य हमारे आते हैं श्रीधर आचार्य, बड़े प्रसिद्ध विद्वान हैं, आधुनिक मैथमेटिशियन हैं। इनका नाम बिना लिए एक पग आगे नहीं बढ़ते हैं, तो यह भी श्रीधर हैं। ये बीज गणित के आचार्य हैं। श्रीधराचार्य बीज गणित के आचार्य थे, जिन्होंने त्रिशतिका पाटी गणित एवं बीज गणित, जिसको लुप्त लिखकर गणित पद्धति को आगे बढ़ाया। इनका समय 750 के लगभग माना जाता है। त्रिशतिका में 300 श्लोक हैं, जिनमें श्रेणी व्यवहार, क्षेत्र व्यवहार, चिति व्यवहार, राशि व्यवहार व छाया व्यवहार का वर्णन आपको प्राप्त होता है। श्रीधर ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बीज गणितीय विषय को ज्यामितीय उपचार किया। बीज गणित का ज्यामिति, एलजेब्रा को ज्योमेट्रिकल वैल्यू पर जिन्होंने साधा, ऐसे महान विद्वान हमारे यहां श्रीधराचार्य जी ही थे। इसके बाद महावीराचार्य आते हैं। ब्रह्मगुप्त के पश्चात दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन गणितज्ञ महावीराचार्य 850 ईस्वी में हुए। इन्होंने गणित के नवीन सिद्धांत निकाले। इनकी बनाई हुई गणित सार संग्रह, अर्थात गणित सार संग्रह जो है वह अंक गणित की श्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है। इन्होंने निम्न गणितीय सिद्धांत बनाए, जिसमें लॉवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लासा पर जिसको लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है, ऐसा आधुनिक जो है इस नियम का आविष्कार करने वाले हमारे यह आचार्य हुए। ऐसे में आते हैं, इन्होंने कहा, ये क्या आविष्कार किया, जिसको उन्होंने निरुद्ध शब्द से द्योतित किया। छेदापवर्तकानाम लब्धानाम चाहतो निरुद्ध स्यात्, अर्थात छेदों, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर जिसको आज फ्रैक्शन में यूज किया जाता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसके अपवर्तकों अर्थात समापवर्तकों तथा उनसे प्राप्त लब्धियों को परस्पर गुणा करने से निरुद्ध प्राप्त होता है। यूरोप में यह विधि 15वीं शताब्दी में ज्ञात हुई। ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति हमारे यहां जो महावीराचार्य अर्थात 850 ईस्वी में आए आधुनिक यूरोप में,
वही चीज क्या हुई, आधुनिक यूरोप में वह जाकर के 15वीं शताब्दी में ज्ञात हुई। इस प्रकार ब्रह्मगुप्त और महावीर दोनों ने चतुर्भुज के क्षेत्रफल का यह निम्न नियम दिया था, जो कि केवल वृत्तांतर्गत चतुर्भुज के विषय में शुद्ध है। रूट स माइनस अ, स माइनस ब, स माइनस च, स माइनस द इन ब्रैकेट, है ना, ये जो आया। तो इसी प्रकार भिन्नों, श्रेणियों तथा अंक गणितीय प्रश्नों का विशुद्ध विस्तृत गणित सार संग्रह में मिलता है। आयतवृत्त दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल है, जिसमें दीर्घाक्ष में अर्ध लक्ष्य को जोड़ें तथा 2 से गुणा करें। इस प्रकार दीर्घवृत्त की परिधि ज्ञात होती है। पुनः हाफ लघ्वक्ष को परिधि से गुणा करने पर उसका क्षेत्रफल प्राप्त होता है। यह नियम स्थूल है। इसी प्रकार श्रीपति आते हैं। श्रीपति आचार्य बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। इनको देखिए, श्रीपति जी, श्रीपति एक प्रसिद्ध गणितज्ञ जो 1039 ईस्वी में हुए। इन्होंने सिद्धांत शेखर तथा गणित तिलक नामक 2 ग्रंथ लिखे। इनका गोत्र कश्यप, कश्यप गोत्र के ब्राह्मण आज भी होते हैं, और इनके पिता का नाम नागदेव था। इनका जो श्रीपति हैं कश्यप गोत्र था, पिता का नाम नागदेव था। और गणित तिलक में प्रतिशत को शतफल, गणित तिलक में प्रतिशत को शतफल शब्द से बताने वाले, परसेंटेज, आज की परसेंटेज की अवधारणा जिसको शतफल शब्द से निकाला गया था, ये ऐसे श्रीपति हुए। इसी प्रकार एक महानाचार्य भास्कराचार्य द्वितीय होते हैं। भास्कराचार्य द्वितीय का जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था तथा अनुमान है कि इनकी मृत्यु 1185 के पास लगभग हुई होगी। भारतवर्ष के सबसे बड़े गणितज्ञों में से एक थे। यह दक्कन के बिदर, कदाचित जो आधुनिक बीदर नामक गांव है, वहां के निवासी थे। इन्होंने ऑब्जर्वेटरी मेथड, जिसको वेधशाला जिसको कहते, इसके निदेशक थे। इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की, जिसमें सिद्धांत शिरोमणि, कौन कौन है, सिद्धांत शिरोमणि जिसको हम खगोल गणित का मानते हैं, लीलावती और बीज गणित, गणित शास्त्र के ग्रंथ हैं। चौथा जो है वो कर्ण कुतूहल कर्ण ग्रंथ है। और गणित शास्त्र में इनका सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती है, जिसमें इन्होंने अंक गणित, बीज गणित और ज्यामितीय के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था, भास्कराचार्य की एक पुत्री थी जिसका नाम था लीलावती। इस ग्रंथ के अनेक अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुके हैं। लीलावती में निम्न प्रकरणों का समावेश है, जिसमें पूर्णांक और भिन्न, त्रैराशिक ब्याज, व्यापार गणित, मिश्रण, श्रेणियां और श्रेणियां, क्रमचय जिसको हम परम्यूटेशन कहते हैं, मापिकी, और थोड़ा सा बीज गणित आता है। लीलावती की भाषा बड़ी साहित्यिक है। अन्य अंक गणितों से भिन्न क्रकच व्यवहार का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। क्रकच है क्या, लकड़ी चीरना, लकड़ी को जो फाड़ा जाता है, लकड़ी को चीरा, जैसे उस समय भाई लकड़ी से भोजन बनता था, जिसको गांव में चैला वैला बोलते हैं। तो लकड़ी को जो चीरना है उसको क्रकच कहते हैं। क्रकच का अर्थ है लकड़ी चीरना। यदि लकड़ी की मोटाई ऊपर नीचे एक सी हो तब तो उसका हिसाब लगाना सरल होता है, किंतु यदि मोटाई एक सी ना हो तो मुख और तल की मोटाई नाप कर उसका मध्यक, उसका मीन ले लेते हैं। जो आज मीन मेथड है उसी को मध्यक की मोटाई मान लेते हैं। इस मध्यक मोटाई को लंबाई से गुणा करते हैं। जितने स्थानों पर लकड़ी को चीरना हो उनकी संख्या से उक्त गुणनफल को गुणा करते हैं। इस गुणनफल को 576 से भाग देने पर जो संख्या आती है वही चिराई का हस्तात्मक फल कहलाता है। और कहा, एक सामने देखिए, ये सामने है ना, एक लकड़ी का लंबाई दी है, इसकी लंबाई की जो वो है 100 अंगुल है। जो लकड़ी है, यहाँ लड़की लिख दिया है, गलत है। लकड़ी सिरे पर 16 अंगुल मोटी है और तल पर 20 अंगुल, उसको से 4 स्थानों पर चीरना है। तो हस्तात्मक चिराई क्या होगी, तो मुख की मोटाई है 16 अंगुल, तल की मोटाई है 20 अंगुल, दोनों का योग 36 अंगुल और मध्यक मोटाई 18 अंगुल। अब देखिए, मध्यक मोटाई गुणे लंबाई बराबर 18 गुणे 100 बराबर 1800 आ गया। चिराई की संख्या 4 हो गई। गुणनफल किया 7218, 18 चौक 72 हो गया। इसको 570 से गुणा किया तो 25/2 आ गया। यदि लकड़ी को तिरछा चीरना हो तो मोटाई को चौड़ाई से गुणा करो, फिर उस गुणनफल को चिराई की स्थानों की संख्या से गुणा करो। उक्त गुणनफल में
576 का भाग देने से जो प्राप्त हो वह हस्तात्मक फल होगा। जैसे मोटाई दोनों ओर 16 अंगुल हो, 9 स्थानों पर चीरना है तो 16 32 हो गया, 512 दोनों का गुणनफल हो गया, चिराई संख्या 9 हो गई, अंतिम गुणनफल 9 गुणे 512 बराबर 46 तो 8 हो गया। इस गुणनफल में 576 का भाग देने से चिराई का हस्तात्मक फल 8 होगा। भास्कराचार्य की द्वितीय पुस्तक बीज गणित है, जिसमें 5 प्रकरण हैं, करणिया, शून्य गणित, सरल समीकरण, वर्ग समीकरण तथा कुट्टक। इनका योगदान क्या क्या है? तो